हेलो हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हम आधुनिक काल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम छायावाद की शुरुआत करेंगे, छायावाद का अध्ययन पढ़ेंगे। देखिए, इससे पूर्व जो है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में आपको करवा चुकी हूँ। तो आइए छायावाद को शुरू करते हैं। छायावाद युग, जिसकी समय सीमा सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी गई है। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडेय ने किया था। इन्होंने श्री शारदा पत्रिका के 1920 ईस्वी के 4 अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक 4 लेख लिखकर छायावाद का विस्तृत और गहन विवेचन किया था। तभी से छायावाद का नाम यह रूढ़ हो गया था। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो मुकुटधर पांडेय को ही छायावाद का जनक मानते हैं। पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में, छायावाद के बारे में आपको बता दूं। शुरुआती दौर में छायावाद का प्रयोग जो है व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया जाता था जिनकी छाया यानी जिनका अर्थ कहीं और पड़ता था, जो स्पष्ट थी। लेकिन बाद में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिसमें मानव और प्रकृति की सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था। तो इसीलिए फिर छायावाद नाम ये रूढ़ हो गया और इसका सबसे पहला प्रयोग मुकुटधर पांडेय ने किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं मुकुटधर पांडेय को छायावाद का जनक मानते हैं। मुकुटधर पांडेय की कविता कुररी के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। कुररी के प्रति किसकी कविता है? ये मुकुटधर पांडेय की कविता है। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडेय ने किया था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयाग से प्रकाशित भारत नामक पत्र में छायावाद के समर्थन में कई लेख लिखे। इन्होंने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का जनक कहा है। तो छायावाद का जनक सुमित्रानंदन पंत को माना है किसने? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। और मैंने अभी ऊपर आपको बताया मुकुटधर पांडेय को छायावाद का जनक किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जयशंकर प्रसाद कृत झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा गया है। तो छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कौन सी रचना है? झरना काव्य संग्रह है और जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इला चंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो अभी तक हमारे पास छायावाद के प्रवर्तक के रूप में 3 नाम आ चुके हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक इला चंद्र जोशी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानकर इसका संबंध ईसाई संतों के फैंटेस्माटा यानी छायाभास से जोड़ा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है। ध्यान रखना है, चित्र भाषा शैली किसने कहा है छायावाद को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं छायावाद के बारे में? वो कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये छायावाद के प्रति नगेंद्र की परिभाषा भी हम कह सकते हैं, या ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है ऐसे भी पूछा जा सकता है। जैसे इन्हीं के अलावा महादेवी वर्मा ने क्या कहा है कि छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। महादेवी वर्मा ने ये कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा फिर क्या कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है, छायावाद उत्पन्न होता है। तो अलग अलग विद्वानों ने छायावाद की परिभाषा अलग अलग दी। महादेवी वर्मा ने, नगेंद्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, जयशंकर प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस प्रकार इन परिभाषाओं में हम देखते हैं कि कुछ मुख्य बिंदु उभर कर आते, जैसे क्या कि छायावाद में रहस्यवाद है। छायावादी कविता जो है वो प्रेम की, सौंदर्य की, प्रकृति की कविता है। छायावाद में सूक्ष्मता है, ठीक है, स्वानुभूति की प्रधानता है। तो इस प्रकार छायावाद के अलग अलग बिंदु जो उभर कर आए,
तो उसको समाहित करके छायावाद की एक परिभाषा इस रूप में मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यंजना प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में देखने को मिलती है उस काव्य को छायावाद के नाम से जाना जाता है। तो नगेंद्र ने क्या कहा? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। जयशंकर प्रसाद जी आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे, बाद में प्रसाद उपनाम से लिखने लगे। जब ब्रज भाषा में लिखते थे तो कलाधर उपनाम से लिखते थे और बाद में जब उन्होंने कलाधर की बजाय प्रसाद उपनाम से लिखना शुरू किया। चित्राधार जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित ब्रज भाषा का काव्य संकलन है। चित्राधार ब्रज भाषा का काव्य संकलन है। चित्राधार में क्या दिखाया गया है? चित्राधार में अयोध्या का उद्धार, वन मिलन और प्रेम राज्य, ये 3 लंबी कविताएं हैं जिन्हें काव्य कथाएं कहते हैं। ये इसका वर्णय विषय है चित्राधार का। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है जिसमें प्रसाद जी ने बड़े ही कौशल से यज्ञ की क्रियाओं की क्रूरता को निंदनीय और घृणित ठहराते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया है। तो ये मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता किसने बताया है? इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद ने। और किसमें? करुणालय में। करुणालय क्या है? गीति नाट्य है, हिंदी का पहला गीति नाट्य है। कानन कुसुम, झरना और लहर, ये गीति काव्य हैं। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और आंसू, ये खंड काव्य हैं। और कामायनी महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं सारी। कानन कुसुम में क्या दिखाया गया है? कानन कुसुम में चित्रकूट, भरत, शिल्प सौंदर्य, कुरुक्षेत्र, वीर बालक और श्री कृष्ण जयंती, ये काव्य कथाएं कानन कुसुम में हैं। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का पहला संग्रह है। खड़ी बोली कविताओं का पहला संग्रह कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का कानन कुसुम। महाराणा का महत्व जैसी लंबी कविता आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव मानी जाती है। नई कविता के खंड काव्यों की नींव महाराणा का महत्व, ये एक लंबी कविता है, ध्यान रखना है। झरना हिंदी में छायावाद का पहला काव्य संग्रह है। अभी मैंने आपको बताया था जयशंकर प्रसाद का झरना जो कब प्रकाशित हुआ था? 1918 में प्रकाशित हो चुका था। तो ये छायावाद का पहला काव्य संग्रह है। इसमें 24 कविताएं हैं। लहर में अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पिशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया, ये 4 लंबी कविताएं हैं। तो इस तरह भी प्रश्न ध्यान रखना, आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रलय की छाया कौन सी कविता है? लंबी कविता है। कौन से काव्य संग्रह में है? लहर में। और लहर में कुल कितनी कविताएं हैं? 4। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पिशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया, ये 4 लंबी कविताएं लहर में संकलित हैं। अशोक की चिंता, ये जो कविता है इसमें कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक की पश्चातापपूर्ण मन स्थिति का बड़ा सुंदर चित्रण इसमें किया है। अशोक की चिंता में लहर की सबसे लंबी कविता है। 4 कविता के ऊपर हमने पढ़ी थी ना, लहर में 4 लंबी कविताएं हैं। तो उन चारों में भी सबसे लंबी कविता है प्रलय की छाया। इसमें प्रसाद जी ने गुजरात के राजा कर्ण की रानी कमलावती के मानसिक द्वंद्व का चित्रण बड़ी ही सुंदरता के साथ किया है। जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक पर अंग्रेजी कवि गोल्डस्मिथ की द हर्मिट कविता का प्रभाव हमें दिखाई देता है। उनकी जो रचना है प्रेम पथिक, उस पर द हर्मिट किसका लिखा हुआ है? गोल्डस्मिथ का, उसका प्रभाव दिखाई देता है। छायावाद युग के कवि हैं ये। थोड़ा सा यहाँ तक हम करते हैं। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937 ईस्वी, सुमित्रानंदन पंत
1900 से 1970 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897 से 1962 ईस्वी। महादेवी वर्मा 1907 से 1987। डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1905 से 90 ईस्वी। मोहनलाल महतो वियोगी 1899 से 1990 ईस्वी। और मुकुटधर पांडेय 1895 से 1984 ईस्वी। तो देखिए ये छायावादी युग के कुछ प्रमुख कवियों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन चारों को छायावाद के आधार स्तंभ बोला जाता है। छायावादी चतुष्टय कवियों के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको आधार स्तंभ यानी 4 पिलर हैं ये छायावाद के। जैसे कोई कमरा 4 कोनों पर है, तो यहाँ पर ये चारों के चारों कवि क्या हैं? छायावाद के 4 पिलर हैं, 4 आधार स्तंभ हैं। इनको छायावादी चतुष्टय कवि कहा जाता है। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। छायावादी चतुष्टय कवियों में कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, इससे जुड़ा एक प्रश्न मैं आपको और बता देती हूँ। अगर ऐसे पूछें कि छायावाद त्रयी में कौन शामिल है, अभी तो मैंने आपको चतुष्टय बताया ना, चतुष्टय मतलब 4 कवि। तो अगर पूछे छायावाद त्रयी के नाम से किसे जाना जाता है, तो उस समय आपको महादेवी वर्मा का नाम छोड़कर बाकी 3 कवियों के नाम लिखने हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावादी त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे छायावादी युग के प्रमुख कवि। उसके बाद उर्वशी जयशंकर प्रसाद की गद्य पद्य में रचना है। उर्वशी गद्य पद्य है। इसे कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है। कामायनी की श्रद्धा पात्र है ये श्रद्धा। कामायनी का आगे इसका जिक्र होगा जब हम देखेंगे इसे। पूर्व संस्करण इसको माना गया, किसको? उर्वशी को। जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना कामायनी है। देखिए कामायनी जयशंकर प्रसाद की का जो महाकाव्य है वो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। तो इन दोनों ही बातों को जब ध्यान में रखते हैं तो छायावाद की समय सीमा भी 1936 में शुरू हुई थी। तो छायावाद की अंतिम समय सीमा क्या रखेंगे हम? 1936। इसीलिए 1918 से 1936 में प्रगतिवाद शुरू हो गया था। तो कामायनी एक महाकाव्य है, 1935 में लिखा गया। इस महाकाव्य की प्रधान पात्र कौन है? श्रद्धा। काम की पुत्री होने के कारण इसका दूसरा नाम क्या है? कामायनी। कामायनी 1935 ईस्वी में लिखा गया। इसमें 15 सर्ग हैं। ध्यान रखना है आपको, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग भी आपको ध्यान रखना है। पहला सर्ग कौन सा है? चिंता। और अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद। ये आपको ध्यान रखना है, पहला और आखिरी भी पूछा जा सकता है। तो ये 15 सर्ग के नाम लिखे हुए हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये कामायनी के 15 सर्गों के नाम यहाँ पर हैं। कामायनी की कथा का आधार क्या है? ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत, ये इसकी कथा का आधार है। घटनाओं का चयन मुख्य रूप से इन सभी में से शतपथ ब्राह्मण में से ज़्यादा किया गया है। कामायनी का भारी ढांचा बहुत कुछ कामना नाटक जैसा है। कामना नाटक के जैसा ही कामायनी का बाहरी ढांचा, यानी ठीक है। तो हाँ देखिए, कामायनी का जो बाहरी ढांचा है यानी का किससे मिलता जुलता है? कामना नाटक से मिलता जुलता है इसकी कथा। बाहरी ढांचा, विषय वस्तु आगे देखिए। कामायनी भारतीय आनंदवाद का साकार रूप है। कामायनी देखिए शैव दर्शन से प्रभावित है, आनंदवाद का ये साकार रूप है। जिस आनंदवाद की अभिव्यक्ति कामायनी में हुई है उसकी प्रतिष्ठा प्रसाद जी एक घूट नाटिका में पहले ही कर चुके हैं। यानी जो आनंदवाद हमें कामायनी में देखने को मिलता है वो
हमें उससे पूर्व क्या है, उनकी जो नाटिका थी एक घूट, उसमें भी देखने को मिलता है। कामायनी में मनु जो पात्र हैं वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो पात्र हैं वो हृदय का प्रतीक है, और ईड़ा जो पात्र है वो बुद्धि का प्रतीक है। ध्यान रखना आपको, मनु मन का, श्रद्धा हृदय की और ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है। अतः कामायनी अंतःकरण से वृत्तियों के विकास की कहानी कहती हैं। इसमें जो सर्गों का नामकरण किया गया है वो मन की इन्हीं वृत्तियों के आधार पर ही किया गया है। अभी हमने पढ़े थे ना, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, तो ये जो मन की वृत्तियां हैं उन्हीं के आधार पर इनका नामकरण भी, सर्गों का नामकरण हुआ है। प्रसाद जी ने कामायनी के स्वप्न और संघर्ष, ये जो सर्ग हैं बीच में नाम आए थे ना, स्वप्न और संघर्ष, इन सर्गों में सारस्वत प्रदेश का जो वर्णन किया है उसमें पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत देखने को मिलता है। स्वप्न सर्ग में औद्योगिकीकरण का भी उल्लेख हुआ है। निराला जी ने सुधा जो पत्रिका थी अक्टूबर 1937 ईस्वी में कामायनी की समीक्षा करते हुए उसे क्या कहा है, रहस्यवाद का पहला महाकाव्य। किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी ने। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने कामायनी को क्या कहा है? मानवता का रसात्मक इतिहास, नंदुलारे वाजपेयी ने। और डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को क्या कहा है? मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने। ध्यान रखना है, निराला जी ने कहा है रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है मानवता का रसात्मक इतिहास, और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। डॉक्टर नामवर सिंह ने कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने क्या कहा है? कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य। सुमित्रानंदन पंत की जो प्रथम कविता है वो गिरजी का घंटा है। सुमित्रानंदन पंत की वीणा जो 1918 में लिखी गई, उसमें छाया, अंधकार, सरिता, निर्झर, लता, उषा और विहग पर छोटी छोटी रचनाएं हैं। इसमें कवि ने स्वयं को बालिका के रूप में चित्रित किया है और प्रकृति को सजीव मानकर उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए हैं। तो ध्यान रखना है, कवि ने, पंत जी ने स्वयं को बालिका के रूप में किस रचना में चित्रित किया है? वीणा में। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत के पल्लव काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। पल्लव को क्या कहा गया है? प्रकृति की चित्रशाला। इसी काव्य ग्रंथ ने पंत जी को छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया था। गुंजन को सुमित्रानंदन पंत का अंतिम छायावादी काव्य ग्रंथ माना गया है। पल्लव से उनको छायावादी कवि होने की प्रतिष्ठा मिली और गुंजन उनका अंतिम छायावादी काव्य ग्रंथ है। युगांत में छायावादी प्रवृत्ति का अंत है और प्रगतिवाद का उदय मिलता है। पंत की जो रचना है युगांत, छायावादी प्रवृत्ति का समापन और प्रगतिवाद का उदय इसमें देखने को मिलता है। सुमित्रानंदन पंत की कृतियों में प्रथम रश्मि, छाया, बादल, एकतारा, नौका विहार, कलक, पुण्य प्रसून, झंझा में नीम, ग्रामश्री, हिमाद्री, पतझर और कूर्मांचल के प्रति प्रकृति संबंधी श्रेष्ठ कविताएं हैं। युगान, युगवाणी और ग्राम्य, ये तीनों प्रकृति पर मानवतावाद का प्रभाव है। ये जो युगांत, युगवाणी और ग्राम्य की प्रकृति पर मानवतावाद का प्रभाव लक्षित होता है। ग्रंथि, उनके द्वारा लिखी गया ग्रंथि एक विरह गीत है जिसमें एक प्रणय गाथा के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है। इसमें पंत जी की स्वच्छंदतावादी वृत्ति की अभिव्यक्ति हुई है। युगवाणी में हम देखते हैं गांधी और मार्क्स का प्रभाव इस पर स्पष्ट दिखाई देता है। तो गांधी और मार्क्स का प्रभाव कौन सी रचना में है? युगवाणी में है। ग्राम्य में पंत जी ने ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति को काव्यबद्ध किया है। ग्राम्य,
ग्रामीणों का यथार्थ स्थिति, ऐसे भी आप तुकबंदी कर सकते हैं। इस संग्रह में ग्राम चित्र, ग्राम देवता, ये कविताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। खादी के फूल पंत तथा बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि सुमित्रानंदन पंत और बच्चन के द्वारा लिखी गई वो कौन सी रचना है जो दोनों ने साथ मिलकर लिखी? खादी के फूल। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, सौवर्णे वाणी, ये सभी रचनाएं आध्यात्मिक हैं और इन पर अरविंद दर्शन का गहरा प्रभाव है, ध्यान रखना है। पंत जी का लोकायतन महाकाव्य है। यह 7 अध्यायों और अनेक सर्गों में विभाजित है और इस महाकाव्य में सामूहिक मुक्ति की बात उठाई गई है। इसमें लोकायतन महाकाव्य में जो 7 अध्यायों और अनेक सर्गों में बटा हुआ है। पंत जी की मौन निमंत्रण जो कविता है वो रहस्यवादी प्रवृत्ति की कविता है। मौन निमंत्रण सन 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने सुमित्रानंदन पंत को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। देखिए छायावाद बड़ा ही लंबा है, अगर हम एक वीडियो में इसको नहीं पढ़ पाएंगे तो आज मैं छायावाद को इतना ही करवा रही हूँ। अगली वीडियो में हम छायावाद का अध्ययन करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। बच्चों थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से आवाज़ सही स्पष्ट आपको सुनाई नहीं दे रही होगी, तो थोड़ा सा तुम भी प्रयास करना मुझे सुनने का। मैंने तो पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगी, एक स्टूडेंट पूछ रहा था नोट्स बनाने के लिए। देखिए बेटा, जिस पुस्तक से मैं आपकी तैयारी करवा रही हूँ ये तो अपने आप में ही एक नोट्स है, इसमें से कोई भी पंक्ति आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस मुख्य बातें ही निकाल कर इस पुस्तक में बताई गई है, इसलिए मैंने इस पुस्तक को चुना था। हाँ, अगर आप विस्तार पूर्वक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है, अगर आप ऐसे विशाल ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो उसमें से आप नोट्स ज़रूर बनाएं। जो जो भी मुख्य बातें आती हैं तो वो लिखेंगे तो आपको लिखने से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको जल्दी याद भी होगा और नोट्स आपके लिए हमेशा के लिए बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का, श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।